आधी रात का वक्त था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। चारों ओर से झींगुरों और भयानक जानवरों की आवाजें आ रही थीं। बबीता सुनसान सड़क पर डरी और सहमी सी चल रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डरते हुए पलट के देखती है तो उसके सामने से चमगादड़ों का एक झुंड उड़कर निकल जाता है। बबीता लड़खड़ा कर गिर जाती है और डरते हुए चीख उठती है। फिर वो उठकर बेतहाशा भागने लगती है। भागते भागते हर बार पीछे मुड़कर देखती रहती है और अचानक ही एक दीवार से टकरा जाती है। वो बहुत डर जाती है। उसने फिर डरते हुए पलटकर देखा तो खुद को उसी कब्रिस्तान में पाती है जिसमें वो उस रात फंसी हुई थी। तभी कई सारी कब्रें फटने लगती हैं और उनमें से कुछ डरावने ज़ॉम्बीज़ निकलने लगते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बबीता डर के मारे चीखने लगती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर में पाती है। उसके कानों में कुछ गूंजती हुई डरावनी सी आवाजें सुनाई दे रही थी। छत के ऊपर लटका हुआ पंखा भी धीमी धीमी गति से घूम रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसने अपना हाथ उठाकर देखा तो पंखे से खून टपक रहा था, जिससे उसके दाएं हाथ में एक गोल सर्किल सा टैटू बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। बबीता डर कर चीख उठती है। वो पसीने से भीगी हुई थी। उसने लाइट्स ऑन की और पानी पिया। फिर वो हांफती हुई बिस्तर पर बैठ जाती है। सामने दीवार पर उसकी माँ और भाई की तस्वीरें टंगी हुई थीं। बबीता बिलख कर रोने लगती है। बबीता की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसकी माँ सरिता एक कब्र में समा चुकी थी और उसका भाई राहुल भी बेमौत मारा गया था। वो बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी। बबीता उस हादसे के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। उस हादसे से वो इतने सदमे में थी कि कुछ दिनों तक घर से बाहर तक नहीं निकली। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा नॉक किया। उसके सामने उसका बॉस खड़ा था। उसे देखकर बबीता का खून खौल उठता है और वो डर भी जाती है। फिर भी उसने उनको अंदर बिठाया और अपने बॉस को चाय बनाकर पिलाई। तुम कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं तुमने कोई उल्टा सीधा कदम तो नहीं उठा लिया। देखो बबीता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ, उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया था, लेकिन उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन उस वजह से तुमने ऑफिस आना ही छोड़ दिया। अरे, तुम तो रोने लगी। अरे, आखिर बात क्या है? बबीता ने अपने बॉस को उस रात की पूरी घटना बता दी। उसका बॉस शॉक्ड हो गया, लेकिन मन ही मन खुश भी हुआ। ये तो कमाल हो गया। परिवार को खोने की वजह से ये टूट गई है और दुखी भी है। इसे हासिल करने का यही सही मौका है। इसे इमोशनल सपोर्ट करना होगा। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो बबीता। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने या डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए बबीता को खींचकर अपने सीने से इस तरह लगा लिया जैसे कि उसे सांत्वना दे रहा हो, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। बबीता को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वो उस वक्त इतनी टूटी हुई थी कि अपने बॉस को गले लगाकर रोने लगती है। बॉस उसे सांत्वना देने के बहाने उसकी पीठ सहला रहा था। बबीता का स्पर्श उसे बेकाबू कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा। वो जोश में आकर बबीता को खोना नहीं चाहता था।
बबीता, अब ये रोना धोना बंद करो। अच्छे बच्चे की तरह जाकर तुम फ्रेश हो जाओ और मेरे साथ फटाफट ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। काम में व्यस्त रहोगी तो दर्द कम होता जाएगा। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, तब तक मैं भी चाय पी लेता हूँ। बॉस की मंशा से बेखबर बबीता रेडी होने चली जाती है। बबीता अपने बाथरूम में शावर के नीचे नहा रही है। अरे वाह, क्या संगे मरमर जैसा बदन है इसका। इसको तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। बबीता जब शावर के नीचे नहा रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि दरवाजे के पीछे से कोई झांक रहा है। वो डर जाती है और फटाफट टॉवल लपेटकर बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और बबीता नॉर्मल लाइफ की जद्दोजहद में लग जाती है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती है। तभी वहां पर उसे अमन दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अमन भी उसे ज्वाइन करता है और दोनों कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। हाय, उस दिन के बाद से मैं अभी तक एक भी रात चैन से नहीं सो पाया हूँ। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी वो। लेकिन मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि उस रात तुमने अपने माँ और अपने छोटे भाई को खो दिया था। और तो और ये सब तुम्हारी माँ ने ही किया था। ऑफ कोर्स ये सब झेलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना। और हम सब इतने डिस्टर्ब हो चुके थे कि उन सब चीजों में एक दूसरे का नंबर तक नहीं ले पाए। बात तो सही अमन, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी, क्योंकि उस रात तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और मैं इतने सदमे में थी कि तुम्हें थैंक्स भी नहीं कह पाई। पर अच्छा हुआ ना कि आज हम इत्तेफाक से मिल ही गए। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात थी, वो तो मेरा फर्ज था। तुमने भी तो मेरी और आयुष की मदद करने की कोशिश की थी। अरे आयुष से याद आया, आयुष कहाँ है? पता नहीं किस हाल में होगा। वो भी सदमे में ही होगा। उसे तो खुद उसकी माँ की आत्मा दिखाई दी थी। कोई बात नहीं है, अगर हम मिले हैं तो वो भी मिल जाएगा। क्यों ना उसे सोशल मीडिया पे ढूंढे। सही कहा तुमने। वैसे अमन, क्या लगता है तुम्हें, उस रात को जो भी हुआ था, क्या वो सब अननेचुरल इंसिडेंट्स था या फिर कोई सोची समझी साजिश? क्या साजिश? मैं कुछ समझा नहीं। I mean, वो हाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब तो तुम्हारी माँ ने किया था ना, अंधविश्वास में किया था। मेरी माँ अंधविश्वासी जरूर थी, लेकिन वो किसी की जान लेने पर आए, इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। उन्हें इतना भी होश नहीं था। आखिर मैं भी तो उन्हीं की बेटी थी। उस रात माँ मेरे साथ भी अनजानों जैसा सलूक कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ था। You mean hypnotism? I swear, इन सब के पीछे कोई और ही था। वो जो कोई भी था, अगले अमावस को वो हमारा शिकार जरूर करेगा। अमन के पसीने छूटने लगते हैं। बबीता हंसते हुए बोली, अरे चिल करो यार, बस मेरा ओपिनियन है, ऐसा हो जरूरी नहीं है। नहीं बबीता, मुझे तुम्हारी बात में दम लग रहा है। तुम्हारी माँ टोना टोटका वगैरह तो कर सकती थी, लेकिन वहाँ जो उस कब्रिस्तान में हो रहा था वो सब बिल्कुल अननेचुरल था बबीता। सच में, कब्रिस्तान के चारों तरफ बड़ी दीवारें, लोगों की चीखें, कब्रों से निकलने वाले मॉन्स्टर्स, और फिर हम तीनों का एक साथ कब्रिस्तान के बाहर होश आना। ये सब कुछ कोई एविल टाइप पर्सनैलिटी ही कर सकता है। और अगर ऐसा है भी तो इसका मतलब उसका अभी मकसद पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब हम अभी भी खतरे में हैं बबीता। आई थिंक हमें जल्द से जल्द आयुष को ढूंढकर इस मुसीबत से बचने का हल ढूंढना होगा। मैंने अपना परिवार खो दिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा परिवार तुम्हें खो दे। तुम सही कह रही हो बबीता। सबसे पहले आज हम दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और आयुष जैसे ही मिलेगा हम फिर से यहीं पे मिलेंगे। एंड डोंट वरी, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा।
अमन ने बबीता का हाथ पकड़ते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। अमन का इतने कॉन्फिडेंस से हाथ पकड़ना बबीता को भा गया। वो मुस्कुरा उठी। तभी अमन की नजर बबीता के हाथ पर बने उस गोल सर्कल वाले टैटू पर पड़ी। वो चौंक गया। हाँ बबीता, ये टैटू कैसा है? क्या तुमने इसे कहीं से बनवाया है क्या? अरे नहीं नहीं, ये उस हादसे के बाद पता नहीं मेरे हाथ पर कैसे आ गया। कल रात को ही मैंने इसे देखा। मुझे रोज बुरे सपने आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई कहना चाहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब कब खत्म होगा। तुम फिक्र मत करो बबीता, एक बार बस आयुष मिल जाए, हम तीनों मिलके इस गुत्थी को तो सुलझा ही लेंगे और इससे हमेशा के लिए छुटकारा भी पा लेंगे। बबीता मुस्कुरा देती है। दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए और फिर दोनों अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। क्या बबीता और अमन आयुष को ढूंढ पाएंगे? क्या बबीता का बॉस अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? आखिर कौन है वो रहस्यमयी इंसान जो इन तीनों की जान का दुश्मन बना हुआ है और क्यों? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।